गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम करेंगे चैप्टर फर्स्ट के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस और शॉर्ट क्वेश्चंस। ठीक है ना, मतलब जो अपने बहुविकल्पी और वस्तुनिष्ठ क्वेश्चंस है ना, वो अपन को आज कवर अप करना है चैप्टर फर्स्ट के। ठीक है ना, तो हर एक क्वेश्चन को ध्यान से देखना। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन सीधे सीधे कहीं ना कहीं कोई ना कोई कंपटीशन एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, या फिर आपके एग्जाम में जो 1 से 13 नंबर के क्वेश्चंस होते हैं, एक एक नंबर के, ठीक है, उनमें से इन क्वेश्चंस को पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को आपको ध्यान से सुनना है और ध्यान से करना है। ठीक है, मैं तो ये रेफर करूंगा कि आपके पास जो 12th क्लास की बुक है ना, उस बुक को साथ में लेके बैठे, पहले क्वेश्चन समझे। ठीक है, पहले खुद करने की कोशिश करें और नहीं आए तो आप यहाँ से सॉल्यूशन इसका देख लीजिए। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, दो एक समान तथा बराबर आवेशों को, क्या कह रहा है, हमारे पास दो आवेश है, एक सपोज Q1 मान लिया और एक मान लिया Q2। अब ये क्या कह रहा है कि इसका जो मान है ना वो समान है। जैसे मैंने इसको मान लिया Q है और इसको भी मान लिया Q है। ठीक है, प्रकृति भी इसकी क्या है, समान है। समान प्रकृति मतलब इसको मैंने प्लस Q मान लिया और इसको भी क्या मान लिया, प्लस Q मान लिया। ठीक है, इन दोनों आवेशों को हमने 3 मीटर की दूरी पर रखा है। कितनी दूरी पर रखा है, 3 मीटर की दूरी पर। ठीक है, और इनके मध्य जो बल काम कर रहा है ना वो कितना है, 1.6 न्यूटन। कितना बल काम कर रहा है, 1.6 न्यूटन। और ये कह रहा है कि लगने वाला बल प्रतिकर्षण है। कौन सा है, प्रतिकर्षण। जो ये स्पष्ट करता है कि जो अपना आवेश है ना उसकी प्रकृति भी क्या है, एक जैसी है, प्रतिकर्षण बल है। तो ज्ञात करो प्रत्येक आवेश का मान क्या होगा। ठीक है, तो आपको पता है इसके अंदर क्या करना है, कूलम्ब लॉ लगेगा सीधा सीधा। फॉर्मूला क्या होता है, F बराबर K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। या Q1 बराबर क्या है, Q2, तो क्या बोल देंगे, F बराबर K Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। अब हमें क्या चाहिए, Q चाहिए, तो हमने Q को बना लिया सब्जेक्ट, Q स्क्वायर बराबर कितना हो गया, F R स्क्वायर डिवाइडेड बाय K। ठीक है, अब हमें Q की वैल्यू चाहिए, तो Q बराबर कितना हो गया, अंडर रूट ऑफ F R स्क्वायर डिवाइडेड बाय K। क्या हमें सारी वैल्यूज पता है, चेक करते हैं, यहाँ पे सारी वैल्यूज गिवन है। ठीक है, तो हम डायरेक्टली वहां पर वैल्यू रख के हमारा आंसर गेन कर सकते हैं। ठीक है, तो बताओ F की वैल्यू कितनी है, आप बोलोगे 1.6 न्यूटन है। R की वैल्यू कितनी है, 3 है, तो 3 का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। देखो मीटर में है ना, तो कन्वर्जन की जरूरत नहीं है, डिवाइडेड बाय K। K की वैल्यू फिक्स होती है 9 × 10⁹ 9। हमें इसको सॉल्व करना है, इसको हटाया, 10 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो देखो इसमें 9 से तो 9 कट गया, ये बचा 16 × 10⁻−10। सॉल्व किया तो कितना आया, 16 का तो 4 बार आ गया और 10⁻−10 का -5 बार आ गया। ठीक है, और ये हो गया कूलम्ब। ठीक है, अब ऑप्शन में आपके दे रखा है, एक तो 40 माइक्रोकूलम, एक 20 माइक्रोकूलम, एक 80 माइक्रोकूलम और एक दे रखा है आपको 4 माइक्रोकूलम। तो बताओ कौन सा सही होगा। तो हम कह रहे हैं कि इसको माइक्रो में बदलने के लिए हम क्या करें, 10 से मल्टीप्लाई कर दें और 10 से डिवाइड कर दें। रीजन क्या, ये बन जाएगा 40 × 10⁻⁻6 कूलम, और इस -6 को हम क्या बोलते हैं, माइक्रो। तो आंसर आ गया राइट, क्या होगा, 40 माइक्रोकूलम। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, समझ आ गया। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, क्या कह रहे हैं, दो आवेश है, माना ये आवेश Q है और ये आवेश Q है। ठीक है, अब हमें नहीं पता क्या है, हम बोल देते कि ये तो Q1 है और ये Q2 है। दो आवेशों के मध्य बल लग रहा है, कितना, F बल लग रहा है। ठीक है, बल F लग रहा है। यदि इनके बीच की दूरी को, ये दूरी है ना R, है ना, इस R को बदलकर यहां पर R' मतलब 3 गुना कर दिया जाए। ये बोल रहा है इस बात को कि उनके मध्य की दूरी 3 गुना कर दी जाए। R' बराबर क्या कर दिया मैंने, 3R कर दिया। तो आपको जो नया F' मिलेगा ना उसका मान कितना होगा। तो हम बोले पहले यहां से F निकाल ले। F कितना आएगा, F बराबर आएगा K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। अब नया F कितना आएगा, नया F आएगा F' बराबर K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R' का स्क्वायर। ठीक है, अब हमसे नया बल का मान पूछा है, तो F' F भाग दे दीजिए इसमें, इसका क्या जाएगा, K Q1
Q2 डिवाइडेड बाय R डैश का स्क्वायर गुणा R स्क्वायर अपॉन K Q1 Q2, तो K Q1 Q2 से K Q1 Q2 कट गया है ना, और R डैश की वैल्यू कितनी दे रखी है तुम्हें, F डैश अपॉन F बराबर R स्क्वायर अपॉन 3 R का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, R स्क्वायर बटे 9 R स्क्वायर में R स्क्वायर को भी काट दिया तो ये हो गया 1 बटे 9। ठीक है, अब हम कह रहे हैं कि F डैश का मान कितना आ गया, तो F डैश का मान आ गया F बटे 9। मतलब क्या हुआ, मतलब सीधा सीधा ये हुआ कि यदि हम दूरी बढ़ाते हैं ना तो बल घटता है, दूरी बढ़ाते हैं तो बल घटता है। बल घटता कितने टाइम से, वो डिपेंड करता है कि ये r हमने कितना बढ़ाया, r के स्क्वायर के टाइम्स ये घट जाता है। 3 गुना बढ़ाया तो 9 टाइम्स हो जाएगा, 1/9 टाइम्स हो जाएगा। यदि मैं इसको 4 करता तो 1/16 टाइम्स हो जाता, 1/16। 5 करता तो 1/25 हो जाता, 1.5 करता 3/2, 3/2 को हम क्या बोलते हैं 4/9, तो 9/4 हो जाता। समझ में आ रहा है, इस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। क्लियर हो गया, सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, किसी वस्तु को, कोई वस्तु है, माना कि कोई वस्तु है, ठीक है, इस वस्तु को मैंने धनावेश दिया, क्या दिया है, धनावेश, और धनावेश की वैल्यू कितनी है 5 × 10⁻⁻⁹ कूलम, 5 × 10⁻⁻19 कूलम इसकी वैल्यू है। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि जो हमने आवेश दिया वो धनावेशित है। ठीक है, तो इसमें निकाले गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अब धनावेशित है तो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, ये तो हमें पता लग गया। क्यों, तो जब एक वस्तु को दूसरी वस्तु से रगड़ा जाता है तो एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और दूसरी वस्तु पे चले जाते हैं। जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वो वस्तु धनावेशित हो जाती है, मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकले होंगे पक्का। अब बात ये है कि कितने इलेक्ट्रॉन निकले होंगे। ठीक है, तो Q का फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए Q बराबर प्लस माइनस Ne। यदि इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो Q बराबर होता है प्लस Ne, यदि इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, पहुंच रहे हैं, उसको प्राप्त हो रहे हैं तो माइनस Ne लगा देंगे। Q का मान तुम्हें दिया हुआ है 5 × 10⁻⁻19, n का मान पता नहीं है, और e का मान तुम्हें पता होता है 1.6 × 10⁻⁻19। इसको सॉल्व भी तो करना है हमें, तो n बराबर कितना हुआ 5 × 10⁻⁻19 बटे 1.6 × 10⁻⁻19, -19 में -19 को काट दिया, ये पॉइंट हटा, ये हो गया 50, और इसको सॉल्व करा दो कितना आया 16 3 जा 48, बचे कितने 2 है ना, 16 1 जा 16, बचे कितने 4, 16 2 जा 32, बचे कितने 8, और 16 5 जा 80, मतलब 3.125। अब इसमें एक प्रॉब्लम है क्या, कि हमने बताया कि जब इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है ना तो उनके पूर्ण गुणज के रूप में होता है, या तो 3 जाएंगे या फिर 4 जाएंगे। अब इसमें ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं 3 5 7 9, ऑप्शन क्या है 3 5 7 9। अब बताओ आप कौन सा ऑप्शन ज्यादा करेक्ट है। आप कहोगे कि 3 पॉइंट, इसको सिग्निफिकेंट नंबर से निकालेंगे तो इसकी वैल्यू 0 ही तो होगी लगभग, तो हम क्या बोलेंगे इसका आंसर 3 सही है, 3 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। क्लियर हुआ, समझ आया, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब बात करते हैं किसकी, क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि दो बिंदु आवेश है, क्या है हमारे पास दो बिंदु आवेश, एक की वैल्यू है +90 और दूसरे की वैल्यू है +E, ये दो बिंदु आवेश। ठीक है, ये परस्पर यहां से यहां तक 16 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, 16 सेंटीमीटर की दूरी पर ये स्थित है। इनके मध्य एक अन्य आवेश Q, एक अन्य आवेश Q कहां रखा जाए कि लिखा है साम्यावस्था में, और हमें भी नहीं पता कहां रखना है, लेकिन हमें साम्यावस्था वाले जब आप वीडियो लेक्चर देखोगे तो आपको पता लग जाएगा कि हम इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, कोई भी डिस्टेंस x पे रख देते हैं। बीच में रखेंगे x पे कब, जब दोनों आवेश समान है, और विपरीत प्रकृति के होते हैं तो छोटे आवेश से पीछे की तरफ रखते हैं। ये लेक्चर में मैंने क्लियर किया हुआ है आपको, है ना, ये ध्यान रखना है। यदि ये x हो गया तो ये कितना हो गया भाई, ये हो गया 16 - x। ठीक है, और हम क्या कह रहे हैं कि इस ये आवेश आपका साम्यावस्था में है तो इस आवेश पर जितना भी फोर्स लग रहा है ना, वो F नेट कितना हो जाएगा 0। तो इस पे दो आवेशों की वजह से फोर्स लग रहा है, एक तो लग रहा है F on Q due to 9E, और एक लग रहा है F on Q due to E, है ना, इसका नेट क्या करना है 0।
अब देखो यहाँ पर है तो एक्चुअल में इनकी दिशा तो विपरीत है ना, तो हम क्या बोलेंगे, एक को प्लस ले लो एक को माइनस ले लो, तो F ऑन Q ड्यू टू 9E, मतलब Q पर 9E की वजह से पड़ने वाला बल, ठीक है, और Q पर E की वजह से पड़ने वाला बल, और दोनों के बीच में अब जो चिन्ह आएगा वो किसका आएगा, माइनस का, क्यों, क्योंकि दोनों बल विपरीत दिशा में है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, तो F Q ड्यू टू 9E बराबर है किसके, F Q ड्यू टू E के, ठीक है। अब इसका मान तो हमें पता है कितना होता है, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, दोनों के बीच की दूरी कितनी मानी हमने, x स्क्वायर, बराबर K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर, ठीक है। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, लेकिन 10 की घात -2 इधर भी आएगी और 10 की घात -2 इधर भी आएगी, मतलब 4 इधर भी बनेगा और इधर भी बनेगा, ठीक है। मतलब सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे, 10 की घात -2 का स्क्वायर बनेगा ना यहाँ पे, और यहाँ भी बनेगा, दोनों क्या होंगे, कट जाएंगे, इसलिए हमने इसको लिखा ही नहीं, ठीक है। अब देखो K से K भी कटा, E से E कटा, Q से Q कटा, हमारे पास बचा 9 अपॉन x स्क्वायर बराबर 1 अपॉन 16 माइनस x का होल स्क्वायर। अब बच्चे क्या करते हैं, गलती करते हैं क्या, इसको खोल के सॉल्व करने लग जाते हैं, ठीक है ना, इसे कैलकुलेशन थोड़ी लेंथी हो जाएगी, हम इसका क्या करते हैं, वर्गमूल ले लेते हैं दोनों तरफ, क्या बन जाएगा, 3 अपॉन x इज इक्वल टू 1 अपॉन 16 माइनस x। अब वर्गमूल कर देते हैं, तो 16 3 जा 48 माइनस 3x इज इक्वल टू x, सॉल्व कर लेते हैं, 48 इज इक्वल टू कितना, 4x, और x इज इक्वल टू कितना, x इज इक्वल टू कितना आ गया, 12 सेंटीमीटर। कहने का मतलब क्या हुआ कि जो आवेश है ना वो +9E से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर होगा, ये बात बिल्कुल सही है। या फिर हम इसको ऐसे कह सकते हैं +E से 16 माइनस 12 4 सेंटीमीटर की दूरी पर होगा, दोनों ही आंसर इसमें सही होंगे। आपको ऑप्शन में एक आंसर दे रखा होगा, उसको करेक्ट करना है, ठीक है। और यदि मान लो ये शॉर्ट टाइप में या फिर आंकित प्रश्न बन के आता है, तो आपको दोनों ही आंसर इसके लिखने पड़ेंगे, कि 9E से तो 12 सेंटीमीटर की दूरी पे होगा और +E से 4 सेंटीमीटर की दूरी पे होगा। बात समझ में आ गई। इसको और थोड़ा सा क्लियर करें तो मैंने आपको लेक्चर बताया था कि प्लस जो आवेश छोटा होता है ना उसके पास आता है, और जो आवेश बड़ा होता है ना उससे दूर जाता है। तो देखो E के क्या है, पास है, और बड़े आवेश से दूर है। तो ये क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है, कभी भी आपको ऑप्शन दिए हुए हो तो आप ये ध्यान रखो कि छोटे आवेश से हमेशा क्या आएगी, दूरी कम आएगी। हो सकता है आपको सॉल्व भी नहीं करना पड़े, कोई ऐसे ऑप्शन दे रखे हो उसने आपको बिना सॉल्व करे आंसर मिल जाए, ठीक है ना, क्लियर है बात, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या कह रहा है, दो समान गोले जिन पर विपरीत प्रकृति का आवेश है, ठीक है। तो माना कि एक गोला तो आपका ये रहा और एक गोला आपका ये रहा, है ना। इस पर आवेश मेरे को नहीं पता कितना है, मैंने बोल दिया Q1 है, और इस पर आवेश क्या बोल दिया, Q2 है, ठीक है। और प्रकृति भी क्या है, इसकी विपरीत है, एक को प्लस बोला तो दूसरे को क्या बोल दिया, माइनस बोल दिया। अब ये आवेश है, अब ये परस्पर स्टार्टिंग में कितनी दूरी पर रखे हो भाई, ये कह रहा है क्वेश्चन में कि 90 सेंटीमीटर की दूरी पर इसको हमने रख रखा है, ठीक है। अब हमने क्या किया, इनको स्पर्श कराया, ये Q1 और ये Q2, इनको हमने क्या करा दिया, स्पर्श, प्लस माइनस। अब स्पर्श कराने के बाद हमें पता है कि इसका एक नया आवेश बनेगा जो दोनों के बराबर होगा, है ना, और वो बनेगा Q डैश, और उस Q डैश की वैल्यू यदि हम कैलकुलेट करना चाहे तो कितनी आएगी, Q1 माइनस Q2/2, ये संपर्कन द्वारा आवेश है, ठीक है। तो हमारे पास नया आवेश क्या आ गया, Q डैश आ गया। तो कह रहा है कि जो आपके पास नया आवेश आया ना उस आवेश को वापस से 90 सेंटीमीटर की दूरी पर रख दे, मतलब इस Q डैश को और Q डैश को हम क्या करें, वापस से 90 सेंटीमीटर की दूरी पर रख दें। तो उनके बीच में जो बल लगता है ना, या नया बल, वो कितना आता है, 0.025 न्यूटन का आता है। कितना आता है, 0.025 न्यूटन का आता है ना। तो दोनों पर अंतिम आवेश क्या होगा। अब आपको ये बात तो समझ में आ गई ना कि ये पहली स्थिति से सवाल पूछ नहीं रहा, दूसरी स्थिति संपर्कन के बाद से पूछ रहा है ना, और आपसे बल पूछा है। तो आपको फॉर्मूला पता है, F इज इक्वल टू कितना, K
क्यू डैश स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ का बल भी दे रखा है आपको, कितना दे रखा है 0.025 बराबर के कितना होता है 9 गुणा 10 की घात 9 क्यू डैश स्क्वायर मेरे को पता नहीं है और आर स्क्वायर मुझे पता है 90 into 10 raised power minus 2 का होल स्क्वायर। देखो सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब हमें यहाँ से क्यू डैश स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो क्यू डैश स्क्वायर कितना हो गया बताओ 0.025 into क्या करोगे देखो यहाँ पे 90 into 10 raised power minus 4 इसको इधर ले गए बटे इसको नीचे ले 9 into 10 raised power 9 इसको सॉल्व करना है क्यू डैश स्क्वायर की वैल्यू निकल गई और हमें क्यू डैश चाहिए। क्यू डैश के लिए क्या कर देंगे इसका वर्गमूल ले लेंगे 0.025 into 90 into 10 raised power minus 4 डिवाइडेड बाय 9 into 10 raised power 9। अब सॉल्व भी तो करना हमें केवल इसको, तो देखो 9 से तो 9 गया, ठीक है समझ में आ गया। 1 0 और 1 0 दो जीरो ये गई तो इसमें से कर दिया मैंने माइनस के 2 मतलब इसको हटाएंगे तो कितना हो गया 7, ठीक है। अब ये 7 जाएगा ऊपर है ना तो यह हो जाएगा माइनस के 7 और ये कैलकुलेशन नीचे से पूरा खत्म, ठीक है। अब हम क्या कह रहे हैं इस पॉइंट को हटाते हैं, हटा दिया तो कितनी जीरो लगाऊं 1 2 3 मतलब 10 की घात माइनस 3 और आ जाएगा ऊपर और ये पूरा काम खत्म हो जाएगा। तो कितना हो गया 7 और 3 10 और 4 14 10 की घात माइनस 14 हो गया, ठीक है। तो हमारे पास क्या आया 25 गुणा 9 देखो 25 तो ये बचा 9 ये बचा और 10 की घात बचा कितना माइनस के 7 तो 25 का तो 5 बार निकाल लो 25 का तो 5 बार निकाल लो और 9 का 3 बार निकाल लो, ठीक है। या फिर एक काम करो इसको सॉल्व कर लो यार, ठीक है इसको सॉल्व करो कितना आएगा इसको सॉल्व करेंगे तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं ना 2.5 ऐसे लिख सकते हैं इसको, ठीक है। अब सॉल्व आसान हो गया इसलिए मैंने इसको ऐसे करा। इसकी जगह निकाल दो 10 की घात माइनस सॉरी कितना था ये 14 7 और 10 और 4 14 सॉरी वेरी सॉरी ये 7 था है ना ऊपर तो 14 था अभी तो 14 ही है, ठीक है अभी तो 14 ही है। अब इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करो कितना आएगा तो 25 9 जा 225 तो इसको लिखूंगा मैं 2.25 into 3 2.25 into 3 into कितना 10 raised power minus 7 कुछ मिस्टेक है एक मिनट रुको ये 25 ये 9 नीचे 1000 था ये 14 हो गया एक बार वापस देखते हैं एक मिनट दोबारा देखते हैं क्या आएगा 25 ये 14 है ना तो 25 का तो 5 बार है ना 9 का 3 बार, ठीक है और 10 की घात 14 का 10 की घात माइनस 7 बार यही तो हो गई पूरी कैलकुलेशन सीधी भाषा में। तो ये हो गया 15 गुणा 10 की घात माइनस 7। अब जो माइनस 7 है इसको हम कोशिश करते हैं 6 में कन्वर्ट करने की, तो 6 में कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या लिखूंगा इसको 1.5 गुणा 10 की घात माइनस 6 कूलम तो ये आ गया 1.5 माइक्रो कूलम। कि सर हमारा आंसर ये सही नहीं है क्या? आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है लेकिन जो ऑप्शन दे रखे हैं ना मैं वो इस फॉर्म में दे रखे हैं इसलिए मेरे को यहाँ से यहाँ तक करना पड़ा, ठीक है कि हमारा आंसर बिल्कुल यहाँ पे सही था। ये आंसर हमारा बिल्कुल सही है। यूनिट लगाओ कितनी कूलम समझ में आ गया ना। तो कैलकुलेशन है सिंपल कैलकुलेशन देखनी है आपको क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है बिटा दो ठीक। क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है यदि दो आवेशों के मध्य कांच की प्लेट रख दी जाए यदि दो आवेशों के मध्य कांच की प्लेट रख दी जाए एक आवेश तो ये रहा और एक आवेश ये रहा, ठीक है। तो पहले तो यहाँ क्या था निर्वात था पहले तो क्या था निर्वात था यहाँ पे निर्वात था तो निर्वात था तो ये Q1 मान लो और ये Q2 मान लो तो F जो लग रहा था वो कितना था K Q1 Q2 और मान लो इनके बीच की दूरी कितनी थी R तो ये हो गया R स्क्वायर
ठीक है। अब k को थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं। निर्वात में k का मान कितना होता है 1/4 q1 q2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। अब क्या कह रहा है कि इसको हम माध्यम में रख देते हैं। वापस से ये चार्ज उठाए हमने, दूरी वही है, आवेश वही है। क्या करा हमने, यहाँ पे कांच रख दिया, माध्यम क्या रख दिया, कांच रख दिया। तो अब की बार नया f कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। सही है, बस यहाँ पे माध्यम का और परावर्तन आ जाता है एप्सिलॉन r, है ना। इसको बोलते हैं अपन निरपेक्ष परावर्तन। निरपेक्ष बोलेंगे इसको, आप बोलेंगे आपेक्षिक परावर्तन। ये आपेक्षिक परावर्तन की वैल्यू मैंने सॉल्व कर रखा है, वहां पे लेक्चर में देखना। ये आपेक्षिक परावर्तन के, ये निर्वात परावर्तन के, और एप्सिलॉन n इसको बोलते हैं माध्यम का परावर्तन या निरपेक्ष परावर्तन, ठीक है। और ये हो गया q1 q2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। तो यहां थोड़ा ध्यान से देखो, क्या ये वैल्यू पूरी f हो गई है, f हो गई ना। f डैश बराबर कितना हो गया, f अपॉन एप्सिलॉन r। तो बताओ बल्ब कम हुआ या ज्यादा हुआ, आप आराम से कह सकते हो कि बल्ब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसका मतलब आप एक कॉन्सेप्ट यहां से बना सकते हो जो आगे के चैप्टर तक आपके काम आएगा, ठीक है। और कॉमन कॉन्सेप्ट है क्या, कि निर्वात में बल्ब या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या विभव, ठीक है, तीनों चीज, है ना, माध्यम की तुलना में हमेशा ज्यादा होती है। माध्यम में का मान क्या निकल के आता है, एप्सिलॉन r टाइम्स कम निकल के आता है। माध्यम में इनका मान क्या निकल के आता है, एप्सिलॉन r टाइम्स कम निकल के आता है। क्वेश्चन नंबर ये आपका हो गया 6। अब बात करते हैं किसकी, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दे रहा है, HCl अणु का द्विध्रुव आघूर्ण आपको p वेक्टर दे रखा है। कितना दे रखा है इसका मान, इसका मान दे रखा है तुम्हें 3.4 गुना 10 की घात -30 कूलम्ब इनटू मीटर। बच्चे इसको सेंटीमीटर पर जाते हैं, गलती से ध्यान रखना। यह है कूलम्ब इनटू मीटर। द्विध्रुव आघूर्ण की जो इकाई है वो कितनी होती है, कूलम्ब इनटू मीटर होती है। उसके आयनों के बीच की दूरी r कितनी होगी, तो हम कहते हैं p का फार्मूला फिक्स है q इनटू d। तो स्टूडेंट्स अभी हम क्वेश्चन कर रहे थे ऑब्जेक्टिव का 7वां। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका। क्या कह रहा है कि HCl अणु का द्विध्रुव आघूर्ण आपको p वेक्टर दे रखा है। कितना दे रखा है p वेक्टर, 3.4 गुना 10 की घात -30 कूलम्ब इनटू मीटर, ये दे रखा है, ठीक है। और क्या कह रहा है कि बताओ इनके आयनों के बीच की दूरी क्या होगी। अब HCl अणु है ये। अब HCl अणु का मतलब क्या होता है कि टूटेगा तो H प्लस और Cl माइनस में टूटेगा, जिनके बीच की दूरी आपको बतानी है। तो P का फॉर्मूला क्या होता है, Q इनटू D। हमें बताना है D, तो D कितना हो जाएगा P अपॉन Q। P कितना दे रखा है 3.4 गुना 10 की घात -30, और E क्या है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है 1.6 गुना 10 की घात -19। इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो देखो ये -19 ऊपर चल जाएगा, तो ये बचेगा 10 की घात -11। और इधर सॉल्व करेंगे तो पॉइंट से तो पॉइंट कटा, और 16 दूनी के 32, बचे कितने 2, 16 एकम 16, बचे कितने 4, 16 दूनी 32 और 16 पंजो 80। तो इसका आंसर है 2.125 × 10⁻11 कूलम्ब इनटू मीटर। ये आपका हुआ क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या दे रहा है कि भाई एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे हुए हैं। क्या कहा क्वेश्चन नंबर 8 में, एक तो इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है, इनको हमने एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है। इसको बोल दिया इलेक्ट्रॉन और इसको बोल दिया प्रोटॉन। तो क्या कह रहा है कि उनके परमाणु का अनुपात क्या होगा। तो आपको पता है फॉर्मूला F = क्या होता है, ma। तो m = 1/a होता है। मतलब जिसका त्वरण ज्यादा उसका द्रव्यमान कम होगा, ठीक है। जिसका त्वरण ज्यादा होगा उसका द्रव्यमान कम होगा। हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कम होता है किसकी तुलना में, प्रोटॉन की तुलना में। इसलिए इलेक्ट्रॉन का त्वरण ज्यादा होगा किसकी तुलना में, प्रोटॉन की तुलना में। तो जैसे अपन निकालना चाहे कि AE अपॉन AP, तो कितना आएगा MP अपॉन MH, MP अपॉन MH प्रोपोर्शनल। हम क्या कह रहे हैं कि AE अपॉन AP का जो रेशो आएगा ना वो कितना आएगा, MP अपॉन ME आएगा। त्वरण द्रव्यमान के विद्युत क्रमानुपाती होता है। जिसका द्रव्यमान ज्यादा
उसका त्वरण कम, जिसका द्रव्यमान ज्यादा उसका त्वरण कम। बस ये पॉइंट ध्यान रखना, जिसका द्रव्यमान ज्यादा उसका त्वरण कम। क्वेश्चन नंबर 9, एक वर्ग है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, एक वर्ग है, इसके चार कोनों पर समान आवेश रखा हुआ है, एक वर्ग के चार कोनों पर समान आवेश रखा हुआ है। तो सेंटर पर आपसे पूछा है कि वेक्टर कितना होगा, तो इसका आंसर बिना देखे बता सकते हैं 0, क्योंकि समान आवेश है। तो ये इस पे फोर्स लगाएगा तो ये इस पे फोर्स लगाएगा, ये इस पे फोर्स लगाएगा तो ये इस पे फोर्स लगाएगा, इसलिए ये तो इसको काट देगा और ये इसको काट देगा, तो परिणामी वेक्टर कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, एक विद्युत द्विध्रुव को समरूप विद्युत क्षेत्र में रखा आपने। ये जैसे कि मान लो एक समान विद्युत क्षेत्र है, इसमें मैंने क्या रखा, एक विद्युत द्विध्रुव रखा। तो जब हम इसको विद्युत द्विध्रुव को रखते हैं तो इस पर केवल क्या लगेगा, बल आघूर्ण। क्यों, क्योंकि ये जो रेखीय बल है ना, वो तो एक दूसरे को क्या कर देंगे, काट देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो एफ वेक्टर तो कैंसिल हो जाएगा, केवल क्या काम करेगा इसमें, टॉ वेक्टर। ये कॉन्सेप्ट सब बता रखे हैं, लेक्चर देखो सारे कॉन्सेप्ट मिल जाएंगे आपको, है ना, सीधे कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर बल आघूर्ण का मान अधिकतम करना है, बल आघूर्ण का मान अधिकतम करना है। ठीक है, अधिकतम करने के लिए टॉ बराबर क्या चाहिए, P क्रॉस E, ये सब वेक्टर फॉर्म है, तो क्या लिख देंगे, टॉ बराबर हो गया PE sin थीटा। यदि हमें टॉ मैक्सिमम चाहिए तो थीटा कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि टॉ बराबर कितना हो जाएगा, PE sin 90 डिग्री, इसका मतलब PE ये हो गया मैक्सिमम वैल्यू, थीटा बराबर 90 डिग्री पे इसकी अधिकतम वैल्यू हमें मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 11 हो गया, सॉरी 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन एक एंगस्ट्रॉम के बीच की दूरी पे तो द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा, P पूछा है, P के लिए हमें क्या चाहिए, Q चाहिए और D चाहिए। D कितना दे रखा है, एक एंगस्ट्रॉम, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है तो ये Q कितना दे रखा है, 1.6 × 10⁻−19। तो P चाहिए, तो P के लिए क्या करोगे, 1.6 × 10⁻19 इनटू एक एंगस्ट्रॉम को लिखेंगे 10⁻10, तो आंसर आएगा 1.6 × 10⁻29 कूलम्ब इनटू मीटर। ये क्या निकल गया आपके पास, ध्यान रखना P कैसी राशि है, सदिश राशि। कैसी राशि है P, सदिश। क्या होता है P, द्विध्रुव आघूर्ण। क्या होता है P, द्विध्रुव आघूर्ण। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहा है कि आपके पास क्वेश्चन दे रखा है कि E अक्षीय है और E निरक्षीय का मान क्या होगा, का अनुपात क्या होगा यदि इसमें जितने भी फिजिकल क्वांटिटी है ना, भौतिक राशियां, वो सब एक जैसी है, मतलब R Q जो भी चाहिए वो सब एक जैसा ही है। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे कि इसका फार्मूला क्या होता है, 2kp अपॉन r क्यूब, और इसका कितना होता है kp अपॉन r क्यूब। अनुपात निकालना है, r तो कितना जाएगा 2:1। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, देखो यहां से क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है, ये है दो आवेश है, एक तो -5 माइक्रोकूलम का, एक +5 माइक्रोकूलम का। स्टार्टिंग में मान लो 1 मीटर की दूरी पर रखें और इन पे लगने वाला फोर्स कुछ होगा, जैसे कि निकाल सकते हैं जो भी होगा। ठीक है, वो फोर्स के बारे में कुछ बात नहीं कर रहा, बस केवल ये बता रहा है कि इनके बीच में जो बल लग रहा है ना, उसकी प्रकृति क्या है, आकर्षण। कैसी प्रकृति है, आकर्षण। अब क्या कहा कि इन दोनों आवेशों को मैं संपर्क करके पुनः उतनी ही दूरी पर रख दूं, वापस से संपर्क के पश्चात, तो इस पर आवेश कितना होगा, इस पे आवेश कितना होगा, टोटल बल कितना होगा। हम कहेंगे भाई इस पे जो संपर्कन किया तो दो समान आवेश है, तो संपर्कन के पश्चात आवेश बराबर आघूर्ण पड़ जाता है, तो 5 - 5/2 तो 0 हो गया। तो यहाँ पे आवेश का मान हो गया 0, यहाँ भी हो गया 0, इसलिए भी कितना हो गया 0। इसका आंसर आएगा 0। ये सारे क्वेश्चंस मैंने दिए थे लास्ट एग्जाम में, ठीक है ना, तो वो ये, इसमें कोई ज्यादा ऐसा है नहीं कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, ये सब थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक लास्ट वाला क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से सुनना, ये भी दिया था मैंने और कमेंट में मेरे पास बहुत पूछा था बच्चों ने कि सर इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। आज मैं इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर रहा हूं, सब देखना चाहते हैं। क्या कहा मैंने कि दो परिमाण में समान है ना, विजातीय आवेश को तो समझते हो, जिन पर चिन्ह अलग है। मैंने कह दिया कि सपोज ये क्यूब है और ये भी क्यूब है, लेकिन माइनस का परस्पर r दूरी पर रखे, दूरी भी नहीं दे रखी इसने, r दूरी पर रखे, तो आप बता सकते हो फोर्स कितना लगेगा इसमें, तो आप कह दोगे -k q² r।
इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट मान लूं क्या? ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये अपना 75% कितना हो गया 3q/4 ट्रांसमिट कर देता दे देता है, तो इसके पास कितना बचेगा q डैश बराबर हुआ q माइनस 3q/4। सॉल्व किया तो कितना है q/4, तो q डैश का जो मान आया वो q/4 है, q1 डैश मान इतना स्थानांतरित कर देता है दूसरे आवेश को। दूसरा आवेश कितना है, ये भी q ही है ना, इस पे कितना ऐड हो गया 3q/4, ये कितना हो गया 7q/4, ये आपका आ गया नया q2 डैश। तो पूछा कि जो नया f डैश आया यदि दूरी r ही है, यहां पे भी दूरी r है, तो f डैश की वैल्यू कितनी होगी, कितनी हो जाएगी k q1 डैश q2 डैश अपॉन r स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा k q/4 7q/4 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2। अब आपसे पूछा कि बताओ नए बल की तुलना करो इससे, आपने क्या करा f डैश अपॉन तुलना का मतलब भाग देना होता है दो समीकरणों में, ठीक है। भाग कितना है f डैश को ऊपर रखा तो k q² अपॉन r स्क्वायर, ये तो है, इसमें एक टर्म साइड में 7/16 है, ये तो f डैश हो गया, और ये वाला क्या हुआ r स्क्वायर भाग दे रहे ना अपॉन k q² k q² ने k q² उतार दिया, r स्क्वायर उतार दिया, तो f डैश बराबर कितना आ गया 7/16 ये आपका नया बल आ गया। ये क्या आ गया आपका नया, समझ आ गया कॉन्सेप्ट आपको। तो ये 15 क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव बुक में दे रखे हैं, मैंने आपको कंप्लीट कराए। तो अब हम पढ़ते हैं अतिलघुत्रात्मक क्वेश्चन। क्या पढ़ते हैं अतिलघुत्रात्मक प्रश्न, ठीक है। ये भी 15-16 हैं, मैं थोड़ा सा फास्ट पढ़ूंगा इनको क्योंकि ये सारे कॉन्सेप्ट आपको आते हैं, ठीक है। इसमें अपन ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आपको केवल समझना है क्वेश्चन को ना, जो क्वेश्चन टफ लगे वो बता देना, बिल्कुल से ऐसा कोई टफ क्वेश्चन इसमें है नहीं, ठीक है, सीधे सीधे क्वेश्चन है। फिर भी मैं एक बार इनको बोल रहा हूं, एक क्वांटम आवेश का मान कितना होता है, तो एक क्वांटम होता है 1.6 × 10⁻⁹ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक क्वांटम आवेश का मान होता है 1.6 × 10⁻⁻, सबसे छोटा आवेश है, इससे छोटा आवेश जा ही नहीं सकता, मतलब कम से कम इतना आवेश तो जाएगा ही जाएगा, तो वह न्यूनतम आवेश जिसको हम स्थानांतरित कर सके उसको बोलते हैं एक क्वांटम, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन है कि भाई दो इलेक्ट्रॉन है, इनके बीच में मान लो F बल लग रहा है, ये r दूरी पर रखे हैं, तो इनकी जगह पे प्रोटॉन रख दे तो कितना बल लगेगा। अब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का आवेश तो सेम होता है, दूरी सेम कहेगा कि सेम होता है, तो हम क्या कह रहे हैं उतना ही बल लगेगा जितना प्रोटॉनों पर लग रहा था या इलेक्ट्रॉनों पर लग रहा था, मतलब दोनों का बल समान होगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, एक आवेश के द्वारा दूसरे आवेश पर लगने वाला विद्युत बल F है, भाई ये एक आवेश है, इसमें किसी दूसरे आवेश पर कितना बल लगाया, माना कि F बल लगाया। अब क्या कह रहा है, एक अन्य आवेश की उपस्थिति में कोई तीसरा आवेश और है, इस बल पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो मैंने बताया था कि दो आवेशों अध्यापन सिद्धांत में क्या होता है, इस पर जितना बल लगाना है उतना ही लगाता रहेगा, इसके बल में घटाव बढ़ाव नहीं होगा किसी तीसरे आवेश की उपस्थिति, हम क्या बोलेंगे F बल ही लगाएगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कहने का मतलब ऐसे समझो आप, एक पेरेंट्स मतलब पेरेंट्स का पूरा जोड़ा है, माता पिता दोनों है इसके अंदर, ठीक है, इनके एक बच्चा है, ठीक है, तो ये दोनों इन दोनों इस बच्चे को सेम प्यार करते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, इनके एक बच्चा और हुआ, ठीक है, इसके ये इससे भी उतना ही प्यार करेगा, तो इन दोनों के प्यार में कोई कमी नहीं है, ठीक है, समझ में ना। ये जितना प्यार इससे करते हैं, पहले जितना कर रहे थे प्यार, उतना ही प्यार इन दोनों के बीच में भी बना रहेगा, समझ में आ रही बात। तो हम क्या कह रहे हैं, ये सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे है कि दो आवेशों के बीच में जितना बल लग रहा है ना पहले से, उतना ही लगता रहेगा, ठीक है ना, उतना ही बल लगता रहेगा। तीसरे आवेश पर ये आवेश बल तो लगाएगा, लेकिन इस आवेश पर जो बल लगा रहा है ना उसका कोई इफेक्ट इस पे नहीं पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, यदि किसी माध्यम का परावर्तनांक 1 है, अब मैंने बताया आपको कोई नंबर दे दे तो वो एप्सिलॉन r दे दे, आपसे पूछा माध्यम का परावर्तनांक 1 है तो उसकी निरपेक्ष परावर्तनांक, तो निरपेक्ष परावर्तनांक कितना होता है एप्सिलॉन n, तो एप्सिलॉन n का फार्मूला आपको पता है एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन r, वैल्यू भी आपको पता है 8.854 × 10⁻⁻12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। यूनिट चेक कर लेना एक बार, ठीक है ना, हां यही है।
ये आ गया आपका एप्सिलॉन एम। क्वेश्चन नंबर 5, दो बिंदु आवेश है, उनका गुणनफल 0 से कम है। इसका मतलब दो आवेश है Q1 Q2, इनका गुणनफल 0 से कम है, तो इनके बीच में प्रकृति क्या होगी भाई? ऑब्वियसली आकर्षण ही होगी ना। आकर्षण क्यों होगी? क्योंकि इनकी वैल्यू आएगी माइनस में आएगी, और माइनस में जब दो आवेश गुणा होंगे तो एक प्लस और एक माइनस होगा, तभी तो होगा। तो कहने का मतलब दोनों की प्रकृति क्या होगी? आकर्षण की होगी। क्वेश्चन नंबर 6, दो बिंदु आवेशों Q1 और Q2 के लिए, सॉरी क्वेश्चन नंबर 6 में ये कह रहा है कि यदि इसका मान 0 से बड़ा आ जाए, Q1 Q2 से बड़ा आ जाए, तो अब बताओ बल की प्रकृति क्या होगी? अब बोलोगे कि हमेशा धनात्मक रहेगा। अब धनात्मक रहेगा तो ये माइनस माइनस भी हो सकता है, प्लस प्लस भी हो सकता है, लेकिन बल की प्रकृति हमेशा क्या रहेगी? प्रतिकर्षण की रहेगी। क्या रहेगी? प्रतिकर्षण। क्योंकि दो समान आवेश हमेशा एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। दो समान आवेश एक दूसरे को हमेशा क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, विद्युत क्षेत्र E में रखे Q आवेश पर कार्यरत बल कितना होता है? तो बल बराबर होता है Q E। Q आवेश पे लगने वाला बल कितना हो जाएगा? QE हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आवेशित कण का द्रव्यमान है और चाल है, मतलब एक आवेशित कण है वो चल रहा है, v वेग से चल रहा है, तो हम पूछ रहे हैं इसके द्रव्यमान और चाल, है ना? द्रव्यमान और चाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कहने का मतलब है किसी आवेशित कण के द्रव्यमान और आवेश पर चाल का क्या प्रभाव पड़ता है। तो हम जानते हैं निश्चितता के नियम से चाल तो क्या रहती है? नियत रहती है। चाल तो क्या रहती है? नियत रहती है। पर m की क्या फॉर्मूला होता है? m0/1 - इसकी वजह से जो द्रव्यमान है वो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। द्रव्यमान क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ध्यान रखो, यदि कोई कण भाग रहा है, तेजी से चल रहा है, तो उसका द्रव्यमान तो बढ़ेगा, लेकिन आवेश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण कितना होगा जो एक इलेक्ट्रॉन के भार को संतुलित रख सके? अब वो संतुलन की प्रक्रिया हो रही है, तो हम जानते हैं संतुलन प्रक्रिया में F बराबर mg किसके इक्वल हो जाएगा? QE के। तो E पूछा है आपसे, तो E कितना निकल जाएगा? mg/q। निकाल लेंगे, सब कुछ दे रखा है। एक इलेक्ट्रॉन के लिए Q कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19। m कितना होता है? 9.180 × 10⁻31। ठीक है, कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, निर्वात में स्थित दो बिंदु आवेशों के मध्य F बल लग रहा है। निर्वात में स्थित ये दो आवेश हैं, इनके बीच में निर्वात में कितना बल लग रहा है भाई? F। ठीक है। अब इनके बीच में पीतल की प्लेट रखी है, क्या रखी है हमने? पीतल की प्लेट। अब पीतल की प्लेट के लिए एप्सिलॉन r होता है इनफाइनाइट, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो F डैश कितना हो जाएगा? F0/एप्सिलॉन r। इसका मतलब कितना हो जाएगा? पीतल की प्लेट यदि हम रख देते हैं तो फोर्स कितना हो जाता है? 0 हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस प्रयोग का नाम बताइए जहां जो क्वांटम प्रकृति को सिद्ध करता है। तो ये रटने का, प्योर रटने का, मिलिकन-तेलबुन प्रयोग एक ऐसा एक्सपेरिमेंट है जो क्वांटम प्रकृति को बताता है। ठीक है, थॉमसन ने अभी बताया था EM रेशियो, इसकी सहायता से हम निकालते हैं। एक्चुअली इसकी चर्चा केमिस्ट्री में, अभी आपको फिजिक्स में इतना ध्यान रखना है कि मिलिकन-तेलबुन प्रयोग में वैज्ञानिक जेम्स थॉमसन ने E/m रेशियो निकाला था, इसको मिलिकन-तेलबुन प्रयोग की हेल्प से उन्होंने प्रूव किया था। ठीक है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 12वां, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं? तो आपको पता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं? किसी विद्युत द्विध्रुव के आवेश के परिमाण और उनके बीच की दूरी को गुणनफल क्या कहलाता है? द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। 13वां, आदर्श विद्युत द्विध्रुव की शर्त क्या है? तो बताइए आदर्श विद्युत द्विध्रुव की शर्त क्या होती है? Q तो होना चाहिए कम, Q तो होना चाहिए ज्यादा, Q तो होना चाहिए ज्यादा और D होना चाहिए कम। ठीक है भाई, किसी भी विद्युत द्विध्रुव के लिए Q का मान ज्यादा और D का मान क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। यही आदर्श विद्युत द्विध्रुव की शर्त है। नेक्स्ट, ऐसे कण का उदाहरण दीजिए जिनका द्रव्यमान तो शून्य होता है पर आवेश, इसका द्रव्यमान होता है, इसका द्रव्यमान होता है पर वो आवेशित नहीं होता। ठीक है, और उसका विराम द्रव्यमान शून्य होता है। तो फोटोन एक ऐसा कण है जिसका विराम द्रव्यमान शून्य होता है, वो आवेशित नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, माध्यम की प्रकृति K किस पर निर्भर करता है? K का मान किस पर निर्भर करता है? हम बोलेंगे K का मान तो एक चीज पर निर्भर करता है, परावैक्तांक पर। बस माध्यम की प्रकृति कैसी है ना, उसी के हिसाब से उसका परावैक्तांक आएगा। ठीक है, उस पर निर्भर करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7n14, एक पॉइंट है ये दे रखा है आपको, पूछा कि इस पर आवेश कितना है? तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इस पर आवेश हो जाएगी इलेक्ट्रॉनों की संख्या गुना इलेक्ट्रॉन पर आवेश, 7 गुना 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम।
इस पर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 7 और आपसे पूछा कितना आवेश होगा तो 7 गुना ई। नेक्स्ट क्वेश्चन, एबोनाइट की छड़ को फर से रगड़ने पर एबोनाइट की छड़ को फर से रगड़ने पर एबोनाइट की छड़ ऋणावेशित हो जाती है। क्यों? क्योंकि जब एबोनाइट की छड़ को फर से रगड़ा जाता है तो एबोनाइट की छड़ पर इलेक्ट्रॉन फर से ट्रांसफर होकर आ जाते हैं, ठीक है, जिससे एबोनाइट की छड़ तो ऋणावेशित और फर धनावेशित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवेश का सीजीएस पद्धति में मात्रक क्या होता है? सीजीएस पद्धति में मात्रक पता है आपको? ईएससी, ध्यान रखना। और एसआई पद्धति में मात्रक होता है कूलाम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव कब स्थायी साम्यावस्था में होता है? तो तीन अवस्था बताई थी, 0 डिग्री पे, 90 डिग्री पे और 180 डिग्री पे। जहां 0 स्थायी, 180 अस्थायी और 90 अधिकतम। स्थायी कहां बताई थी? 0 डिग्री पे। एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर परिणामी बल कितना होता है? परिणामी बल, रेखीय बल पूछा उसने, ठीक है। तो हमें पता है, ये तो क्वेश्चन कर चुके कि एक समान विद्युत क्षेत्र है, इसमें परिणामी बल कितना होगा? इधर भी लग रहा है, इधर भी लग रहा है, बराबर एक दूसरे को काट देंगे, इसलिए परिणामी बल कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो ये थे आपके अति लघुत्तरात्मक क्वेश्चन। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे इसके आंकिक प्रश्न और इसके लघुत्तरात्मक आप खुद करने की कोशिश करना, जो नहीं आएगा है ना वो पूछ लेना मेरे से, मैं बता दूंगा।